हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेसेस हम पढ़ रहे थे। लाइफ प्रोसेसेस में हमने प्लांट में न्यूट्रिशन को पढ़ लिया है। अगर आपने प्लांट में न्यूट्रिशन को नहीं पढ़ा है तो मैं इस प्लांट न्यूट्रिशन के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां पे जा करके प्लांट न्यूट्रिशन को पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स में न्यूट्रिशन के कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं और कौन कौन से ऑर्गेन्स जो है इनमें इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले एनिमल्स में न्यूट्रिशन को देखने से पहले हम देखते हैं फूड कंपोनेंट ऑफ एनिमल्स क्या क्या है। फूड कंपोनेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के फूड कंपोनेंट कौन कौन से, यानी कि एनिमल्स फूड के रूप में कौन कौन सी चीजों को लेते हैं। सबसे पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे फूड का मेजर पोर्शन होता है। कार्बोहाइड्रेट ही हम ज्यादातर भोजन में अपने लेते हैं। दूसरा है प्रोटीन, जो कि हमको दालों से प्राप्त होती है, दूध से मिलता है। तीसरा है फैट। चौथा है न्यूक्लिक एसिड। पांचवा है विटामिन्स। छठा है मिनरल्स एंड द लास्ट इज वाटर। इतनी सारी चीजों को हम भोजन के रूप में लेते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। 7 चीजें हैं और यही से 7 चीजें हमारे फूड कंपोनेंट होते हैं। हम जो कुछ भी खाते हैं उससे हमको यही सारी चीजें प्राप्त होती हैं भोजन के रूप में। अभी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है, इसको बोला जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। इन तीनों को बोला जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट। इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। और जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं, इनको बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। यानी कि मैक्रो मतलब अधिक और माइक्रो मतलब कम। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की जरूरत हमको ज्यादा होती है और विटामिन और मिनरल्स की जरूरत हमको इनकी अपेक्षा कम होती है। जरूरत इनकी भी होती है, लेकिन इनकी अपेक्षा अगर इनसे कंपैरिजन किया जाए तो इनसे इनकी कम जरूरत होती है। अब बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल है। तो कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलती है एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से हमको मिलती है एनर्जी और ये मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड होता है। मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड, यानी कि हमारे भोजन में सबसे ज्यादा कौन होता है। हमारे भोजन में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। और फिर प्रोटीन को बोलते हैं बिल्डिंग सब्सटेंस। प्रोटीन को बोलते हैं बिल्डिंग सब्सटेंस, यानी कि प्रोटीन हमारे अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि अगर ग्रोथ होनी है हमारी या हमारा डेवलपमेंट होना है, छोटे से बड़ा होना है, तो उसके लिए जरूरत किसकी है। उसके लिए जरूरत होती है प्रोटीन की। तीसरा है फैट। फैट काम करता है रिजर्व फूड मटेरियल का। रिजर्व फूड मटेरियल, जो फैट होती है ये रिजर्व फूड मटेरियल का काम करती है। मतलब अगर आप कई दिनों से भोजन नहीं कर रहे हैं तो आपका फैट का ऑक्सीडेशन होगा और जिससे एनर्जी बनेगी। इसीलिए ज्यादा दिन तक भोजन नहीं करने की वजह से हम पतले दुबले हो जाते हैं, सूख जाते हैं थोड़ा सा। तो फैट रिजर्व फूड मटेरियल का काम करती है। न्यूक्लिक एसिड जो है ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होता है। हेरिडिटरी सब्सटेंस होता है, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ होता है। यह हमारे लक्षणों को हमारी संतानों में लेकर के जाता है। आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। और विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं, इनका काम यही है रेगुलेट functions of
रेगुलेट फंक्शंस ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट की जरूरत कहां पे है उसके हिसाब से ये उसको प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को इनको प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इनके फंक्शंस को डिटरमाइन करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं कि बॉडी के किस पार्ट में किसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ये पता करते हैं विटामिन और मिनरल्स। और जो वाटर होता है, वाटर सबसे पहले काम करता है प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी, ये हमको डिहाइड्रेट होने से बचाता है, डिहाइड्रेशन ऑफ बॉडी, यानी कि पानी की कमी को ये कम करता है, रोकता है। और जो दूसरा है एक्ट एज ए मीडियम फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए ये एक मीडियम का काम करता है, मतलब कि जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं उनको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं कलेक्टिवली उनको मेटाबॉलिज्म बोला जाता है, और मेटाबॉलिज्म के लिए मीडियम का काम करता है वाटर। ये हैं हमारे फूड कंपोनेंट। तो फूड कंपोनेंट होते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, मिनरल, वाटर। और जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट कहलाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। न्यूक्लिक एसिड जो है हेरिटेरी सब्सटेंस होता है, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ होता है, ये हमारे लक्षणों को हमारी संतानों में लेके जाता है। और विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं ये माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम करते हैं, और इनका जो फंक्शन होता है वो ये है कि ये रेगुलेट करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के फंक्शन को, मतलब कि हमारी बॉडी में कहां पे किसकी जरूरत ज्यादा है उसको ये रेगुलेट करते हैं। और वाटर डिहाइड्रेशन से हमारी बॉडी को बचाता है, और मीडियम का भी काम करता है मेटाबॉलिक पाथवेज के लिए। ये है पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। टाइम ना लगे इसलिए मैंने इसको पहले ही बना लिया है। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है, जिसकी शुरुआत होती है माउथ से। माउथ ओपन होता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स फिर बनती है ईसोफेगस में, और ईसोफेगस खुलती है जाके स्टोमक में। ये ईसोफेगस, ये स्टोमक से निकलता है पैनक्रियाज और लीवर से थोड़ी डिस्टेंस पे होता है गॉल ब्लैडर, और स्टोमक फिर लीड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो आप क्वाइल्ड देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ये बहुत ही हाईली क्वाइल्ड होती है, मतलब बहुत ही ज्यादा क्वाइल्ड होती है, लेकिन आपको फिगर क्लियर दिख सके इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर बनाया है। और ये जो है स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है इसके लास्ट वाले पोर्शन को बोलते हैं रेक्टम, और रेक्टम जाके खुलती है एनस में, जहां से अनडाइजेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। ये है एनस, ये वाला पोर्शन, और ये है रेक्टम। और लार्ज इंटेस्टाइन में ही एक छोटी सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये हमारे एंसेस्टर्स में पाया जाता था। सेलुलोज के डाइजेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेलुलोज के डाइजेशन में अपेंडिक्स इन्वॉल्व होता है। अगर आप सेलुलोज को खाते तो अपेंडिक्स उसका डाइजेशन करता, लेकिन अब ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन गया है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कच्चा मांस खाते थे, इसलिए उनमें ये फंक्शनल था, लेकिन हमारे अंदर अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन ही है। ये है एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल। अब हम इसके एक एक स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है माउथ। जो माउथ है इसको बोलते हैं एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एंटीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? माउथ होती है। जो दूसरा हमारा है वो है फेरिंग्स। माउथ कहां पे लीड होती है? फेरिंग्स में। तो दूसरा हमारा है फेरिंग्स। फेरिंग्स
फेरिंग्स को कहते हैं माउथ लीड्स इनटू फेरिंग्स। और फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज का काम करता है एयर के लिए भी और फूड के लिए भी। कॉमन पैसेज का काम करता है एयर के लिए भी और फूड के लिए भी। एक्ट एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। हवा और भोजन दोनों के लिए ये रास्ते का काम करता है। फिर बात आती है स्टोमक की। फिर बात आती है स्टोमक की। ईसोफेगस जाके खुलती है स्टोमक में। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्टोमक को बोलते हैं वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्टोमक को बोलते हैं वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। और जो खाली स्टोमक होता है, यानी कि अगर इसमें भोजन ना हो तो ये जे शेप्ड दिखता है। एम्प्टी स्टोमक लुक्स लाइक जे। अगर भोजन ना हो स्टोमक में तो ये इंग्लिश अल्फाबेट जे के समान दिखाई देता है। स्टोमक जाके खुलती है इंटेस्टाइन में। स्टोमक खुलती है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में भी दो, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो इंटेस्टाइन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन काफी लंबी होती है और हाईली कॉइल्ड होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज हाईली कॉइल्ड। ये हाईली कॉइल्ड होती है और काफी लंबी भी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही भोजन का ज्यादातर हिस्सा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहां तक स्टोमक तक भोजन को आपने लिया, ग्रहण किया। भोजन फेरिंग्स से और ईसोफेगस से होता हुआ आया स्टोमक में। स्टोमक में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। यहाँ पे एसिड होती है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भोजन को तोड़ती है, मरोड़ती है, उसको बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करती है और फिर यहां से निकलता है भोजन, आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इनका भी रोल होता है। अब इसमें भोजन नहीं गया मतलब ये नहीं है कि पैनक्रियाज और लीवर का रोल ही नहीं होता। पैनक्रियाज भी एक रस होते हैं जो जिनमें एंजाइम्स होते हैं। पैनक्रियाज और लीवर उन रसों का सिक्रीशन करते हैं, इसीलिए ये भी एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में, डाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अब भोजन यहाँ पे जब पहुंचता है तो ये रस आकर के यहीं पे इससे मिलते हैं। यहां से निकलती है बाइल डक्ट, यहां से पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा इनके रस और इनके रस आकर के इसमें मिलते हैं और भोजन का और भी अच्छे से डाइजेशन होता है। फिर यहां से भोजन घूमता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का अब एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, यानी कि भोजन जो डाइजेस्ट हो चुका है उसके कंपोनेंट्स को अब एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है हमारी बॉडी। और जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर जो अनडाइजेस्ट मटेरियल होता है वो मूव करता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ और सिर्फ वाटर का ही एब्जॉर्प्शन होता है और किसी भी चीज का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता है।
तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद फीकल मैटर में कन्वर्ट हो जाता है अनडाइजेस्ट फूड और पहुंचता है रेक्टम में, और रेक्टम में पहुंचने के बाद में इसको एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ये होता है पूरा प्रोसेस डाइजेशन का। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज हाईली कॉइल्ड, और जो लास्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के भी कई पार्ट हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के भी कई पार्ट हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं ड्यूडेनम, जिजुनम, इलियम। जो ड्यूडेनम है ये बहुत ही हाईली कॉइल्ड होता है, और फिर जिजुनम होता है ये, और ये जो अंदर है लार्ज इंटेस्टाइन के इसको बोलते हैं इलियम। और इस लार्ज इंटेस्टाइन के भी कई सारे पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। ये है सीकम, इतना पोर्शन है कोलम, और ये है पोर्शन रेक्टम, और फिर रेक्टम खुलती है एनस में। तो ये हो गई बात लार्ज इंटेस्टाइन की भी। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में सबसे जो लास्ट है वो है एनस। एनस को बोलते हैं पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो एनस होती है ये पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होती है। बच्चों इसी के साथ न्यूट्रिशन का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है। अब लाइफ प्रोसेसेस के चैप्टर में अब हम अगला जो लेक्चर होगा मेरा वो होगा रेस्पिरेशन पे। न्यूट्रिशन का पोर्शन अब यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा अगला लेक्चर होगा रेस्पिरेशन पे। ये होती है प्लांट में न्यूट्रिशन और एनिमल्स में न्यूट्रिशन।